हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काईनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और आप लोगों को मिशन 2024 में स्वागत है कि नहीं। जैसे कि मैंने पहले ही थंबनेल अपलोड कर रखा है आप लोगों के लिए कि भाई आज से हम लोग क्या करेंगे, 10th के सीबीएसई को कवर करने की कोशिश करेंगे, उसके सोशल साइंस सब्जेक्ट को, और बहुत अच्छी तरीके से, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो और चाहे वो पॉलिटी हो। ठीक है, वो सब चारों सब्जेक्ट को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कोशिश करेंगे उसको डील करने की। तो आज हम लोग सिविक्स से स्टार्ट करेंगे और आप लोग इसी तरीके से लेके चलिए, क्योंकि आप लोगों का जुलाई या अगस्त या सितंबर के आसपास में हाफ ईयरली होगा। तो उसी तरीके से आप लोग हाफ ईयरली के लिए तैयारी अभी से स्टार्ट कर दिए। थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, लेक्चर सुनते रहिए, और अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए होगा तो आप लोग टेलीग्राम पर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। स्काईनॉमिक्स एकेडमी नाम कर है टेलीग्राम, आपको नीचे लिंक भी दिख रहा होगा अगर लिखा हुआ, ठीक है, तो वहां से भी आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरा जो मेन मोटो रहेगा वो ये रहेगा कि भाई आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इसमें समझें। और इसका चैप्टर का नाम आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्या, पावर शेयरिंग। और वो 3 क्लास होगा हमारा, 3 डेज इन अ वीक। जो भी होगा, आज अगर आज डलेगा तो वो सप्ताह में 3 दिन आपका वीडियो आएगा, अगर बोला जाए एसएसटी को लेकर या सोशल साइंस से रिलेटेड। ठीक है, तो उसी के सिलसिले में आज हम लोग क्या पावर शेयरिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या पावर शेयरिंग, क्या आखिरकार पावर शेयरिंग क्या होता है। तो देखो, पावर शेयरिंग को डिस्कस तो एक नाम से पता चल रहा है क्या, कि पावर को शेयर करना। किसी एक बंदे के पास पावर, अगर मान लो कि मैं सिंपल तरीके से अगर सोचूं कि एक कोई बंदा है, उसके पास कोई पावर है, अगर वो किसी इलेक्शन में हार जाता है, क्योंकि सिविक्स किससे रिलेटेड है, पॉलिटिक्स से। अगर इलेक्शन से हार जाता है, इलेक्शन में मान लो कि ये बंदा हार गया, लेकिन ये अपनी कुर्सी को छोड़ने वाला नहीं है। मतलब मान लो कि ये कुर्सी, अपना चेयर जो है वो छोड़ ही नहीं रहा है, बैठा हुआ तक्की मार के। तो कहीं ना कहीं क्या है कि वो पावर शेयरिंग अच्छी बात नहीं है। मतलब वैसा जो पावर शेयरिंग है वो हमारे या कोई भी कंट्री के लिए वो पावर अच्छा नहीं है, कि जो जबरदस्ती वो सीट पर बैठा रहे, जिसे जनता ने चुना है वो जाकर राज नहीं कर रहा है। तो आई होप तो ये सारी कॉन्सेप्ट जो है वो आपको बहुत जल्दी और बहुत अच्छे तरीके से सीखने को मिलेगा। अब इसी के सिलसिले में हम लोग आगे डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, क्या है पावर शेयरिंग से रिलेटेड, उसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पावर शेयरिंग से क्या रिलेटेड है, तो इन अ डेमोक्रेसी ऑल पावर्स डजंट रेस्ट विद द वन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। क्या बोला गया कि कोई एक गवर्नमेंट के पास जो पूरा पावर रहता है वो इनबिल्ट नहीं रहता है। क्या कि एक जो गवर्नमेंट रहता है, मान लो कि कोई अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है, अगर ये बीजेपी हार जाए, ठीक है, और ये अगर लूज कर जाए कोई पर्टिकुलर स्टेट में, जैसे अभी कर्नाटका के इलेक्शन था, ठीक है, तो कर्नाटका में अभी बीजेपी हार गया, ठीक है। तो अगर ये बीजेपी जो है कर्नाटका में अगर सीट कुर्सी ना छोड़ेगी, भाई मैं मेरे मेरे ही जो सीएम जो पहले थे वही रहेंगे हम लोग, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो कांग्रेस को क्या कर रहा है कि अपना जो एक तरीके से पावर है वो शेयर नहीं कर रहा है। क्योंकि जाहिर सी बात है, क्योंकि ये कर्नाटका में बीजेपी अगर लूज किया है, हारा है, तो इसे सीट अपनी छोड़नी पड़ेगी और जो जीता है उसको देनी पड़ेगी। सेम उसी तरीके से बहुत सारे स्टेट्स में होता है। तो वो सब सारा क्या होता है कि कोई भी अगर अपनी पावर को अगर शेयर नहीं कर रहा है, डेमोक्रेटिक खास करके डेमोक्रेसी में, तो वो क्या है, वो डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। अगर वो अपने आप को डेमोक्रेसी बोल रहा है, डेमोक्रेसी मतलब क्या, जहां पर देखो डेमोक्रेसी का सिंपल सा मतलब क्या है कि ये वैसा कंट्री या वैसा डेमोक्रेटिक कंट्री या वैसा एक व्यवस्था जहां पर वोट देके लोगों वोट देते हैं लोग, और वहां से एमपी और एमएलए चुने जाते हैं। क्या चुने जाते हैं, एमपी और एमएलए। ये जो भी जैसे मुखिया वाला हो गया या कोई भी इलेक्शन, उसको वोट देके एक तरीके से उसको जिताने की कोशिश की जाती है। ठीक है, तो पावर शेयरिंग मतलब आप पावर को किस तरीके से शेयर कर रहे हो। तो इसी के सिलसिले में यहाँ पर जो आपके किताब में दिया गया वो 2 एग्जाम्पल लिया गया, एक बेल्जियम के बारे में और एक श्रीलंका के बारे में, कि बेल्जियम कैसे पावर शेयर किया, श्रीलंका कैसे पावर शेयर नहीं कर रहा था। क्योंकि श्रीलंका शुरुआत से एक तरीके से वहां पर तमिलियन बहुत पाए जाते थे, अभी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो वहां पर जो पावर शेयरिंग है बहुत अच्छे तरीके से नहीं होता था, लेकिन यहाँ बेल्जियम में बहुत अच्छे तरीके से पावर को शेयर किया गया हर एक ग्रुप ऑफ द पीपल में। ठीक है, तो ये सब सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे, और आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको देखिएगा, सुनिएगा कि आप लोगों का क्या है। तो यहाँ पर एक तरीके से दूसरा लाइन जो है, इंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ द पावर अमंग लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिजाइन अ डेमोक्रेसी। देखो यहाँ पर क्या बोला गया, 3 चीजें कि लेजिस्लेचर के बारे में, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। लेजिस्लेचर कौन होता है, लेजिस्लेचर जो कानून वगैरह बनाता है, जैसे हमारे जो एमपी और एमएलए हो गए, एक तरीके से बोला जाए, ठीक है नहीं, वहां पर एक तरीके से
एक तरीके से बोला जाए कि पार्लियामेंट में जो लेजिस्लेचर होता है वो पार्लियामेंट होता है, जैसे राज्यसभा और लोकसभा आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो वहां पर कानून बनाया जाता है। और एग्जीक्यूटिव क्या करता है, उसको इम्प्लीमेंट करता है, उसको इम्प्लीमेंट करता है कि जो भी कानून बनाया जाता है उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। और जुडिशियरी क्या करता है, जुडिशियरी मतलब जो कोर्ट वगैरह रहता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, वो क्या करता है, चेक एंड बैलेंस करता है, चेक एंड बैलेंस करता है, चेक एंड बैलेंस करता है। देखिए कॉपी में थोड़ा बहुत लिखते जाइएगा, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से डिनोशन पता चल रहा होगा। क्या ये तीन चीज इंपॉर्टेंट है कि ये क्या बनाता है, ये लॉ बनाता है। कौन, जो लेजिस्लेचर रहता है वो लॉ बनाता है, और ये इम्प्लीमेंट करता है, मतलब लागू करता है कानून को। और कानून को चेक एंड बैलेंस कौन करता है कि कानून सही है या गलत है, वो हमारा जुडिशियरी करता है, कोर्ट मुकदमा वाला जो पूरा केस होता है। तो आई होप सो ये वाला पॉइंट आपका क्लियर होगा और थोड़ा सा आप लोगों को पता चल गया होगा। अब स्टार्ट करते हैं बेल्जियम के साथ, क्योंकि एक बेल्जियम एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक बोला जाए एक यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया गया। तो बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप। कहाँ का कंट्री है, एक तरीके से यूरोप का एक कंट्री है। कहाँ का, यूरोप का कंट्री है, ठीक है। यूरोप में बहुत सारे कंट्रीज हैं, जैसे हमारे देश में, हमारा देश किसके अंदर आता है, एशिया के अंदर आता है ना, एशिया के अंदर इंडिया आता है, एशिया के अंदर इंडिया आता है। सेम उसी तरीके से यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, एशिया जिस तरीके से कॉन्टिनेंट है, तो वहां पर एक तरीके से यूरोप के एक यूरोप में कंट्री है बेल्जियम। तो वहाँ एक बहुत छोटा सा ग्रुप है, तो वहाँ क्या करता है, एंड इट बॉर्डर्स विद फ्रांस। इसका बॉर्डर किसके किसके साथ है, फ्रांस के साथ है, फ्रांस के साथ इसका बॉर्डर है। या बोला जाए नीदरलैंड के साथ है, किसके साथ, नीदरलैंड, नीदरलैंड के साथ ये। अब बोला जाएगा कि भाई किसके किसके ये नेबरहुड कंट्रीज हैं बेल्जियम के, दो हो गए नीदरलैंड, तीसरा हो गया मेरा जर्मनी, जर्मनी हो गया तीसरा, और जो फोर्थ वन हो गया वो लग्जमबर्ग। क्या, लग्जमबर्ग। तो लग्जमबर्ग जो चार कंट्रीज हैं वो किससे रिलेटेड है, बेल्जियम से रिलेटेड है, जो उसकी नेबरिंग कंट्रीज हैं। तो ये पता चल गया। एंड इट हैज अ लिटिल पॉपुलेशन ओवर 1 करोड़, और वहां 1 करोड़ से थोड़ा सा ज्यादा लोग रहते हैं, ज्यादा लोग रहते भी नहीं है। तो आई होप तो ये भी कंप्लीट होगा। अब यहाँ बोला गया है कि एक तरीके से एथनिक ग्रुप के बारे में, कि द एथनिक ग्रुप कंपोजिशन इन द बेल्जियम, कि जो वहाँ कितने कास्ट या किस तरीके से वहां लोग रहते हैं उसके बारे में डिस्कशन करने की बात की गई है। तो बोला गया एथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज वेरी कॉम्प्लेक्स। जो एथनिक ग्रुप है, जो एथनिक ग्रुप है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है वहाँ एथनिक ग्रुप, ठीक है। मतलब ज्यादा बहुत एक तरीके से अलग अलग लोग वहाँ रहते हैं, दो अलग अलग लोग वहाँ पे पाए जाते हैं। 59% ऑफ द लिव इन अ फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक डच। मतलब एक तरीके से 59% लोग क्या स्पीक करते हैं बेल्जियम में, वो डच लैंग्वेज स्पीक करते हैं, ठीक है। और 40% जो लोग हैं, 40% लोग लिव इन अ वेलोनिया। क्या, वेलोनिया रीजन में। ये देखो फ्लेमिश रीजन और वेलोनिया रीजन दोनों याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है। और ये क्या स्पीक करते हैं, फ्रेंच। मतलब 40% क्या करते हैं, फ्रेंच स्पीकिंग करते हैं। तो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया आपका, कि बेल्जियम में दो तरीके के लोग रहते हैं, या फिर दो रीजन रहते हैं, एक फ्लेमिश रीजन है, एक फ्लेमिश रीजन है, और दूसरा कौन है, दूसरा कौन रीजन है, देखिए आप लोग याद भी हो जाएगा आप लोग अगर सही तरीके से पूरा लेक्चर को सुनिएगा। और दूसरा है वेलोनिया। क्या है, वेलोनिया, वेलोनिया। तो वेलोनिया रीजन है, और वहां पर जो फ्लेमिश रीजन है वो क्या स्पीक करते हैं, डच। और जो वेलोनिया रीजन वाले वो फ्रेंच स्पीकिंग करते हैं। रिमेनिंग 1% जो है वो जर्मन स्पीक करते हैं। जो रिमेनिंग 1% है वो क्या, जर्मन स्पीक करते हैं, जो जर्मनी का नेशनल लैंग्वेज है। इन अ कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स, अगर पूछा जाएगा कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम ब्रुसेल्स है, 80% ऑफ पॉपुलेशन स्पीक अ फ्रेंच एंड 20% ऑफ अ डच। मतलब यहाँ पे बोला क्या गया है कि जो कैपिटल सिटी है, जैसे हमारा कैपिटल सिटी न्यू दिल्ली है, सेम उसी तरीके से इसका कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स है, ठीक है, या ब्रसल्स बोलते हैं हम लोग। तो 80% जो पीपल है वहां पर वो क्या, फ्रेंच स्पीकिंग करते हैं, फ्रेंच स्पीक करते हैं, और 20% वहां पर क्या, डच स्पीकिंग करते हैं। ये बात, ये कॉम्प्लेक्स ग्रुप है। अभी हम लोग इसके बाद कहानी सुनेंगे किस तरीके से पावर शेयरिंग वहां होता है या नहीं होता, ठीक है। तो आई होप तो ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब देखते हैं यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है भाई। यहाँ कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से बताया गया। द माइनॉरिटी ऑफ द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल हैव रिलेटिवली रिच एंड पुअर। तो यहाँ पर देखो हम लोगों ने देखा कि फ्रेंच जो बोलते हैं वो बहुत कम लोग हैं, है कि नहीं। फ्रेंच जो है वो बहुत कम लोग बोलते हैं, और कहीं ना कहीं जो ज्यादा रिच पीपल है वो कौन से हैं, जो फ्रेंच रिच एंड पावरफुल है। कौन है, रिच और पावरफुल कंट्रीज, पावरफुल पीपल्स कहाँ पाए जाते हैं, जो फ्रेंच बोलते हैं। And this was resented by the Dutch-speaking community who got a benefit, economic development and education much later. और एक तरीके से डच स्पीकिंग को जो जो डच बोलते हैं उनको एक तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट या फिर बोला जाए एजुकेशन वगैरह बहुत बाद में मिलता है,
पहले उन लोगों पर फोकस ज्यादा होता है, मतलब एक तरीके से फ्रेंच स्पीकिंग पीपल पर, मतलब जो लोग फ्रेंच स्पीक कर रहे हैं ना, जो फ्रेंच स्पीक कर रहे हैं उनको ज्यादा तवज्जो देके चला जाता है, या फिर बोला जाए उन पर ज्यादा फोकस होता है। और जो डच स्पीकिंग है उन पर थोड़ा सा कम फोकस किया जाता है। एंड दिस लेड अ टेंशन बिटवीन अ डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग। अब इसी इसी को देखते हुए जो डच स्पीकिंग है, जो डच डच स्पीकिंग है और जो फ्रेंच स्पीकिंग है, दोनों के बीच में क्या है, टेंशन है। डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग, तो दोनों में क्या है, टेंशन बहुत बड़ा है एक तरीके से इन दोनों में, क्योंकि फ्रेंच क्या है कि बहुत माइनॉरिटी है यहाँ पर, उसके बाद भी यहाँ यहाँ ज्यादा रिच लोग रहते हैं, मतलब रिच लोग ज्यादा फ्रेंच स्पीकिंग है। तो ये एक तरीके से मोर एक्यूट इन ब्रुसेल, और ज्यादातर जो इसके कैपिटल सिटी में वहां पर टेंशन क्रिएट हुआ। तो भाई इस टेंशन का इलाज क्या है? तो ब्रुसेल प्रेजेंट अ स्पेशल प्रॉब्लम, अ डच स्पीकिंग पीपल कॉन्स्टिट्यूट अ मेजॉरिटी इन द कंट्री बट अ माइनॉरिटी इन द कैपिटल। एक तरीके से डच स्पीकिंग पूरे कंट्री में, देखो डच स्पीकिंग पूरे कंट्री, ऑल ओवर कंट्री में क्या है, मेजॉरिटी में, ठीक है। लेकिन फ्रेंच स्पीकिंग पीपल कहाँ, कैपिटल में, जो कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स है वहां पर ज्यादा लोग फ्रेंच बोलते हैं। तो यहाँ दोनों चीज समझना है कि मेजोरिटी डच स्पीकिंग है पूरे कंट्री में, लेकिन जो माइनॉरिटी है ये पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द कंट्री में, लेकिन कैपिटल सिटी में ये मेजोरिटी में है। कौन मेजोरिटी में? मेजोरिटी में कौन, फ्रेंच स्पीकिंग। तो यहाँ पर ये चीज है, ठीक है। आई होप तो यहाँ तक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो यहाँ हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से उसके बारे में समझा किस तरीके से, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं दिक्कत वाली बात हो जाती है। अब यहाँ पर आप देखते हैं श्रीलंका का एग्जाम्पल लेते हैं, फिर समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्या, श्रीलंका के बारे में हम लोगों ने पूरा अच्छे तरीके से किसके बारे में पढ़ा, तो वहां पर उसके बारे में कि बेल्जियम के बारे में। अब आते हैं श्रीलंका में डाइवर्स पॉपुलेशन है एंड मेजर स्पेशल ग्रुप जो रहता है आर सिन्हाला स्पीकर। वहाँ ज्यादातर लोग कौन है, सिन्हाला कम्युनिटी के लोग पाए जाते हैं। कहाँ पर, सिन्हाला कम्युनिटी के लोग हैं वहां पर। अब जो सिन्हाला कम्युनिटी है वो एक तरीके से अच्छे तरीके से डील करके चला वहाँ चलता है। अब उसमें चलने की बात क्या है कि एक तरीके से वहां पर बोला जाए कि किस तरीके से ज्यादा अच्छे तरीके से वहां पर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जो डच स्पीकिंग पीपल है, या फिर बोला जाए कि सिन्हाला सिन्हाला स्पीकर है वो कितने हैं वहां पर, 74%। मतलब ऐसे लोग जो सिन्हाला बोलते हैं या सिन्हाला लैंग्वेज जो बोलते हैं वो कितने, 74% है। एंड तमिल स्पीकर इज 18%, वहां तमिल जो लोग बोलते हैं वो 18% है, और 7% है क्रिश्चियंस। एंड बोथ हु आर बोथ तमिल एंड सिन्हाला, जो क्रिश्चियंस हैं वो क्या एक तरीके से तमिल भी है, सिन्हाला भी है 7%। तो पता चल गया 74% कौन है, सिन्हाला है। तो मेजोरिटी किसका है? देखो हम लोग बेल्जियम में क्या देखे कि जो माइनॉरिटी था वहां पर रूल कर रहा था, है कि नहीं। आई होप तो वहां पर समझ में आ गया होगा। माइनॉरिटी था वो एक तरीके से वहां रूल करने की कोशिश कर रहा था, या ज्यादा पावरफुल था वहां पर। अभी रूल करने की कोशिश तो बाद में समझेंगे, लेकिन पहले क्या कि वहां पर माइनॉरिटी कौन था, फ्रेंच स्पीकिंग था, और वो लोग ज्यादा रिच और पावरफुल थे। लेकिन यहाँ पर क्या, सिन्हाला कम्युनिटी ज्यादा है। तो अमंग तमिल्स देयर आर 2 सब ग्रुप्स, तमिल में भी सब ग्रुप्स है। और एक बोला जाएगा उनको क्या कि तमिल नेटिव्स ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड श्रीलंकन तमिल। और जो इसके नेटिव हैं, मतलब एक तरीके से आसपास में जो भी रहते हैं इसे कंट्री के अगल बगल में, तो हम लोग क्या बोला जाएगा उसको, श्रीलंकन तमिल्स के नाम से उसको जाना जाता है। और वो कितने, 13%। तो आई होप तो ये पूरा स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। तो वहां पर बहुत वर्कर्स ग्रुप थे जो इंडिया से एक तरीके से वहां पर गए थे, जिनका घर भी वहां था। तो उनको क्या बोला गया, तमिलियन, द इंडियन तमिल्स। एंड मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग्स आर बुद्धिस्ट, और जो ज्यादा सिन्हाला जो बोलते हैं वो क्या है, बुद्धिस्ट से रिलेट करते हैं या बुद्धिस्ट को ज्यादा मानते हैं। वेल मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदू एंड मुस्लिम, लेकिन जो तमिल्स हैं, जो तमिलियन स्पीकर्स है वो क्या है, एक तरीके से हिंदू और मुस्लिम से ज्यादा वहां पाए जाते हैं, ठीक है। तो श्रीलंका हैज इंडिपेंडेंट, श्रीलंका इंडिपेंडेंट कब हुआ था, इंडिपेंडेंट 1948 में आजाद हुआ था। हमारा देश 1947 में हुआ था, लेकिन श्रीलंका जो हुआ वो 1948 में हुआ। ये कौन, इंडिया हुआ, ठीक है, इंडिया इंडिपेंडेंस। एंड लीडर्स ऑफ अ सिन्हाला कम्युनिटी sought टू सिक्योर अ डोमिनेंस, और जो यहाँ सिन्हाला कम्युनिटी था, है कि नहीं। यहाँ पर देखो, यहाँ मेजोरिटी जो है, जो इस कंट्री का मेजोरिटी है वो डोमिनेट कर रहा है। और वहां पर जो था, कहाँ पर, आयु आयु तो समझ में आ गया होगा, वहां पर मतलब जो बेल्जियम में था वहां माइनॉरिटी रूल कर रहा था, जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थे। तो यहाँ पर ये चीज समझ में आ गया। तो एक तरीके से यहाँ सिन्हाला कम्युनिटी का डोमिनेंस ज्यादा है इन कंपेयर टू, अगर बोला जाए बेल्जियम में जो माइनॉरिटी का है। तो यहाँ पर जो वर्ड चलता है वो क्या चलता है, मेजोरिटेरियन का। मेजोरिटेरियन मतलब कि जो मेजोरिटी है, एज अ रिजल्ट द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अडॉप्ट अ सीरीज,
और जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट था, जो भी वहाँ सरकार थी, उसने क्या अडॉप्ट करा कि भाई हम लोग मेजोरिटेरियन को, मतलब जो कंट्री मेजोरिटी में है या जो मेजोरिटेरियन का मतलब होता है कि जो कम्युनिटी मेजोरिटी में है वही चूज करके यहाँ पर आएगा और वही अच्छे तरीके से डील करके चलेगा। तो आई होप तो ये बात कंप्लीट होगा। तो 1956 में बोला गया, एक एक्ट पास किया गया, एक कानून पास किया गया जो सिन्हाला को लेकर था। वो क्या था कि सिन्हाला एक एकलौता ऑफिशियल क्या होगा कि ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर लिया गया, मतलब एक तरीके से कानून बना दिया गया, एक्ट या बोला जाए कि उसको लॉ में कन्वर्ट कर दिया गया। और लॉ में भी ये बोला गया कि सिन्हाला जो होगा वो क्या होगा, एक ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर आएगा। क्या आएगा? ऑफिशियल लैंग्वेज। मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब होता है वहां पर वही लैंग्वेज स्पीक होगा, उसी पर सारी बातें चीजें होंगी। तो एक तरीके से ज्यादातर फेवर वहीं पर गवर्नमेंट जॉब्स, यूनिवर्सिटी पोजीशन वगैरह प्रेफरेंस किसको दिया जाने लगा? सिन्हाला कम्युनिटी को ज्यादा दिया जाने लगा। जो तमिलियंस थे, जो वहाँ तमिल्स थे, वो तमिल्स वाले को ज्यादा तवज्जो नहीं देकर चला जा रहा था, क्योंकि वो क्या थे, वहाँ के माइनॉरिटी थे, मतलब बहुत कम लोग वहाँ पर तमिल्स के थे, 18% के आसपास। ठीक है, तो आई होप तो ये चीज समझ में आ गया होगा। तो ऑल दिस गवर्नमेंट इसी तरीके से इंक्रीजिंग एंड फीलिंग ऑफ एलिनेशन, और वहाँ एक तरीके से जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज है वो बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर्स हैं, जो सिन्हाला कम्युनिटी किससे, बुद्धिस्ट से रिलेटेड करते हैं। यहाँ पर 1918 में सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्म डिमांडिंग द इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट। एक तरीके से एक 1918 में बहुत सारा, एक बोला जाए कि क्या किया गया, ये बोला जाता है कि उसको धरना प्रदर्शन किया गया, डिमांड किया गया कि इंडिपेंडेंट स्टेट बने। और द डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज टर्न इनटू अ वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट। एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया, किसके किसके बीच में? कॉन्फ्लिक्ट किसके किसके बीच में हुआ? एक तमिल्स के बीच में और एक सिन्हाला कम्युनिटी के बीच में। दोनों याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट आ गया और यहाँ एक बोला गया सिविल वॉर। सिविल वॉर बोलते हैं ना कि एक तरीके से अपने घर में लड़ाई क्रिएट हो जाना। तो वहां पर स्टार्ट हो गया, कहां पर? श्रीलंका में। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग स्काईपीडिया के कॉन्सेप्ट के थ्रू हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं कि आखिरकार कुछ कुछ जो वर्ड है, वन वर्ड है, वो किस तरीके से होता है। आई होप तो आपको बेल्जियम के बारे में पूरा पता चल गया होगा कि बेल्जियम में क्या क्या है, डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग वाले में। ठीक है, बेल्जियम में दो था, एक डच स्पीकिंग था, एक फ्रेंच स्पीकिंग था। और जो फ्रेंच स्पीकिंग थे वो क्या थे? माइनॉरिटी थे। क्या थे? माइनॉरिटी थे। और वहां पर ज्यादा लोग जो थे, वो जिनका रिच और पुअर, जिनका डोमिनेंस था, वो फ्रेंच स्पीकिंग था, जो माइनॉरिटी थे। लेकिन श्रीलंका में उल्टा था। श्रीलंका में क्या था? फिर हम लोग लास्ट में जो इसके बाद वाला पार्ट पढ़ेंगे ना, उसमें हम लोग इन दोनों का क्रक्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो श्रीलंका में दो था, एक सिन्हाला कम्युनिटी था और एक था तमिलियन। ठीक है, एक तमिलियन। तो जो तमिल कम्युनिटी था वो क्या थे? एक तरीके से माइनॉरिटी थे और उनका ज्यादा रुतबा नहीं था, या बोला जाए उनकी चलन नहीं थी। तो ज्यादा मेजोरिटी में कौन थे? सिन्हाला थे। और इनका राज ज्यादा चलता था, मतलब एक तरीके से ये ज्यादा लीड करके कंट्री चल रहे थे। मतलब यहाँ पर दो चीज, यहाँ मेजोरिटी जो है वो लीड करके चल रहे हैं और यहाँ पर जो फ्रेंच में था वो माइनॉरिटी लीड करके चल रहा है। तो सबसे पहले जो है श्रीलंकन तमिल्स, द तमिल नेटिव्स ऑफ श्रीलंकन आर कॉल्ड श्रीलंकन नेटिव। जो उनके नेटिव लोग थे, उनके जो नेटिव कंट्रीज वगैरह हैं, वहां के लोग जो थे, और जो 13% वो पाए जाते हैं। इंडियन तमिल्स कौन थे? द तमिलियन whose forefather came from India। नहीं होता कि तमिलियंस की जो इंडिया से जिसके दादाजी आए थे, या उसके जो खानदान वाला कोई श्रीलंका में आया होगा, तो उनको ये बोला गया कि क्या है वो, एक तरीके से इंडियन तमिल से। क्यों? क्योंकि वो इंडिया से आए हैं। उनको एक तरीके से तमिलियन बोला जाता था, उनको सिन्हाला नहीं बोला जाता था। मोरल क्या है? And it is also a set of a region to emphasize the intrinsic work of power sharing। मतलब क्या? मोरल व्यू से काम नहीं किया जा रहा था, मतलब एक तरीके से पावर शेयरिंग को लेकर अच्छे तरीके से काम नहीं किया जाता। कोलिशन गवर्नमेंट मतलब होता है जब दो अलग अलग पार्टी, मतलब मान लो कि दो अलग अलग पार्टी अगर साथ में, पार्टी वन और पार्टी टू साथ में मिलकर आ जाए और राज करे, उसको हम लोग बोलते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। मतलब दो पार्टी साथ में मिलकर। प्रूडेंशियल डिसीजन दैट इज बेस्ड ऑन केयरफुली कैलकुलेटेड गेन्स एंड लॉसेस, नॉट बेस्ड ऑन द प्योरली मोरल कंसिडरेशन। कि मोरल के हिसाब से कोई डिसीजन ना लेकर गेन और लॉसेस की, इसमें मेरा क्या फायदा है और आपका क्या लॉस है या फायदा है, उसके हिसाब से डिसीजन लेना, उसको क्या बोलते हैं? प्रूडेंशियल। सिविल वॉर, इट इज अ सिचुएशन ऑफ वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट, जहां पर वायलेंस हुआ, जो अपोजिंग ग्रुप ऑफ द कंट्री है, और एक तरीके से ये वॉर के जैसा ही होता है, मतलब आपस में ही लड़ रहे हैं दो कम्युनिटी के लोग, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिविल वॉर। तो आई होप सो आपका पूरा ये कॉन्सेप्ट जो है अभी तक वो पूरा कंप्लीट हो गया होगा। तो आप लोग को मजा बहुत आया होगा। और जैसा कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि फॉर प्रॉपर नोट्स, यहाँ पर अगर आप लोग स्काईनॉमिक्स एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर चले जाएंगे,
तो वहाँ पर आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से वहाँ प्रोवाइड हो जाएगा, पूरे डिटेल में रहेगा। मैं ये वाला भी पीडीएफ जो है मैंने जो समझाया वो भी शेयर कर दूंगा, और साथ ही साथ इसका प्रॉपर जो पीडीएफ है वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब पार्ट 2 में जो होगा, अब इसका दोनों का डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 होगा इसका, उसमें डिस्कस करेंगे कि जो बेल्जियम है और जो श्रीलंका में है वो किस तरीके से पावर को शेयर करने की बात की गई है। मतलब एक तरीके से इसका जो एंडिंग पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पार्ट 1 आप लोगों को कैसा लगा ये बात बताइएगा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा भाई सब्सक्राइब कर लो फटाफट, क्योंकि और मजेदार वीडियो और इसी तरीके से एक बहुत अच्छा वीडियो आने वाला है आप लोगों के साथ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।